जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी बेहतर हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, तैयारी बढ़िया चल रही है। कई लोग ये सोचेंगे कि ये चैनल तो डिफेंस से रिलेटेड था, इस पे डिफेंस की चीज़ें पढ़ती थी, अचानक से ये यूपीएसआई स्टेट एग्ज़ाम का कहाँ से आ गया मटेरियल। तो भाई सुनो, जहाँ तक मैं जानता हूँ जितने लोग सी डी एस, एफ कैट या फिर सी ए पी एफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर यूपीएसआई में मैक्सिमम लोगों ने उसमें फॉर्म भरा होगा। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और उसको मिस कर दे। तो डेफिनेटली ये वाला एग्ज़ाम भी कई लोगों ने भरा होगा। और मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बट हिंदी भी कहीं से पढ़ लेंगे। बट ये वाला जो पोर्शन है ये लगभग लगभग सारे एग्जाम में पूछता है। जैसे कि मान लो ये संविधान पोर्शन है, ये सी डी एस में भी पूछा जाता है और सी ए पी एफ में भी आता है, एफ कैट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। बाकी आप लोगों ने फॉर्म ज़रूर भरा होगा यूपीएसआई 2025 का। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये 40 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको मेरिट में ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और यकीन मानिए इनमें से पक्का है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर डिस्कस करिए, उनको ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि वही एक ऐसी बेसिक नीड होती है एक एस्पिरेंट की जो आपको ऊपर तक लेकर के जाएगी। वो आपको बताएगी कि भैया एग्ज़ाम जो होता है वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, इसमें मूल विधि, संविधान और जीएस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये क्वेश्चंस। और अच्छे से बेहतरीन तरीके से इनको हम पढ़ेंगे। ये पूरी सीरीज होने वाली है, ये है पार्ट 1। ऐसे ही करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय गंवाए। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इट्स ऑल अप टू यू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट व्हाट परसेंटेज इज फिक्स्ड टू कंसिडर एन इन्वेस्टमेंट एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है। तो ये कितना प्रतिशत है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10%। अब देखो, ये जो लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OECD। ठीक है, OECD का फुल फॉर्म क्या है आपके सामने लिखा हुआ है। OECD के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? पेरिस में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, हु हेडेड द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1834। यानी कि 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। इस बात से एक चीज क्लियर हो गई है कि जो ब्रिटिश इंडिया का पहला लॉ कमीशन आया था वो कब आया था? 1834 में आया था। तो हेड की बात कर रहा है, हेड कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैकाले। मैकाले वॉज द हेड ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन ब्रिटिश इंडिया। अच्छा देखो, इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें, ये तो ब्रिटिश काल के समय का है, तो अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो पहला लॉ कमीशन कब आया था? 1955 में आया था, ध्यान रखना। और उस समय जो चेयरमैन थे, पहले चेयरमैन, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन आया था उसके जो चेयरमैन थे वो थे MC सीतलवाड़, ये ध्यान रखना। अच्छा, अभी में कौन सा करंट में कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है? तो ये 23वां 23rd लॉ कमीशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में जो चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 2024 से और ये चलेगा कब तक? 31 अगस्त 2027 तक। नोट करते रहना, जो चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते हुए नोट करते हुए चलिएगा। तो और जो करंट लॉ कमीशन चल रहा है उसके हेड कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। ये इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप। तो शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया।
यानी कि जो एनसीबीसी था, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, एक्ट आया था, या फिर कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन आया था जिसके थ्रू एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया? तो ऑप्शंस में देख लो, 78वां संवैधानिक संशोधन, या 102वां, 85वां, या फिर 100वां। तो सही उत्तर है 102वां। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसमें क्या हुआ था कि जो आर्टिकल 338 बी है और 342 ए है, इसको ऐड किया गया था। अच्छा, 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें तो 1995 में आया था, और जो भूमि सुधार नियम थे, टोटल 27 लैंड रिफॉर्म्स थे, उनको 9th शेड्यूल में जोड़ा गया था। ये था 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 85वां क्या था? तो 2002 में आया था, और इसमें बताया गया था कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो भी प्रमोशंस होते हैं वो सीनियरिटी के बेस पे हों। ये चीज़ें कही गई थी 50वें संशोधन में। फिर 100वां क्या था? तो 100वां हुआ था 2015 में, और इसमें बताया गया था जो बेसिकली भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स हुए थे, उन्हीं से रिलेटेड था। इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, आई थिंक इंक ज्यादा मोटी है ना, इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ, ठीक है? अगला प्रश्न है, हु वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस आफ्टर इट गॉट रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश? यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम जब बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, उसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, समझ गए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सर होरमस जी फिरोज शाह मोदी, या फिर श्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, या फिर श्री वाराहगिरी वेंकटगिरी, या फिर श्री डॉक्टर बी रामकृष्ण राव। ये ऑप्शंस हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। कौन थे? होरमुज जी फिरोज शाह मोदी। अच्छा देखो, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे जो यूनाइटेड प्रोविंसेस था, वो उत्तर प्रदेश बना कब, कब उसका नाम रखा गया? तो 24 जनवरी 1950, ठीक है? और इसी 24 जनवरी को मनाया जाता है क्या? यूपी दिवस, ठीक है? अब चूंकि 24 जनवरी को नाम बदल दिया गया, तो इसी दिन क्या मनाया जाता है? यूपी दिवस। अब आप, चूंकि अब ये 2025 चल रहा है, तो जनवरी तो निकल गया, तो जाहिर सी बात है इस बार की 24 जनवरी को भी यूपी दिवस मनाया गया होगा। तो उसकी थीम क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो 2025 का जो यूपी दिवस मनाया गया 24 जनवरी को, उसकी थीम है डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, उत्तर प्रदेश ऑन पाथ टू प्रोग्रेस। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स? यानी कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो सही उत्तर है आर्टिकल 245 से 255 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किस चीज के बारे में बात करते हैं? लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है? ऑप्शन है इंटर स्टेट क्वारंटीन, या फिर जिसको कहते हैं अंतरराज्य संगरोध, इंश्योरेंस यानी बीमा, सेंसस यानी जनगणना, या फिर पुलिस यानी कि पुलिस, पता ही है। तो राज्य का सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो सही उत्तर है पुलिस। पुलिस इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। अगर ये देखो, आप जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं। 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट्स हैं। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार नियम बनाती है, स्टेट लिस्ट वो होता है जिसमें राज्य सरकार बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिसमें कि दोनों बनाते हैं, ठीक है? सेंसस जो सब्जेक्ट है वो कौन बनाता है? सेंटर इस पे रूल बनाती है, यानी कि ये यूनियन लिस्ट में है। इंश्योरेंस कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, ठीक है? और इंटर स्टेट क्वारंटीन, अंतर राज्य संगरोध, ये सेंटर में होता है। तो बेसिकली यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ये चीजें ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थीम फॉर ह्यूमन राइट्स डे 2020 वॉज?
अब देखो, घबराना नहीं कि 2020 के ह्यूमन राइट्स डे की थीम क्यों याद रखें। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ये 2021 वाले में पूछा गया था ये, ठीक है, जो 2021 में पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2020 का इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देखो, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया कब जाता है। हम अभी वर्तमान के संदर्भ में बात करेंगे। क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय था, तो 2020 तो इसमें से हटा ही दो। पहली बात तो ये जान लो कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया कब जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब भाई, ये 2025 चल रहा है, अभी दिसंबर तो आया नहीं है, तो अगर हमारा एग्जाम होगा तो संभावना है जो पूछेगा क्वेश्चन वो दिसंबर 2024 का पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन राइट्स डे 2024 की थीम क्या थी। तो भैया नोट कर लो, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, यही थीम थी, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। दिस वाज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2024। 10 दिसंबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Who announced the vague offer of dominion status for India in an unspecified future? भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? ऑप्शंस रीडिंग, विलिंगटन, इरविन या फिर विस्काउंट वेवेल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इरविन ने करी थी। इरविन की बात करें तो इसका कार्यकाल क्या था? 26 से 31, यानी 1926 से 1931 तक इसका कार्यकाल था। और इसी के कार्यकाल के दौरान साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। लेकिन ये भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। ठीक है, ध्यान रखना, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 को आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु डिटरमाइंस द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत की संसद, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी की बात करें यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी की बात करी गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। अगला प्रश्न है, द टर्म रेरा यानी कि RERA, इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है रियल एस्टेट अथॉरिटी, या रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी, या फिर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच years was नीति आयोग established as the successor of planning commission, यानी कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? तो देखो ऑप्शंस हैं 2004, 2010, 2001 या फिर 2015। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2015। देखो, नीति आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है उन सभी चीजों को, सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे पहली बात, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, अब इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है पहले सीईओ कौन थे, पहले वाइस चेयरमैन कौन थे, है ना, ये सारी चीजें। तो वो मैं आपको कंफर्म करवा दे रहा हूँ। देखो, नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है, यानी कि अभी वर्तमान में जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, वाइस चेयरमैन कौन है? तो देखो मैं शुरुआत से बताता हूँ। इसमें वाइस चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन होते हैं और सीईओ होता है एक। तो पहले सीईओ नीति आयोग के कौन थे? तो वो थे सिंधु श्री खुल्लर, एस खुल्लर साहब। ठीक, वर्तमान में सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक,
अब पहले वाइस चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के? तो अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें अभी में कौन है वाइस चेयरमैन, तो सुमन बेरी साहब। ठीक, ये इतने सारे पॉइंट्स थे नीति आयोग से संबंधित, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार? अभी तक, यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन है 3, 5, 1, 8। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक बार। अभी तक सिर्फ एक बार प्रीएम्बल में संशोधन हुआ है, वो भी कब? 42वां संशोधन 1976 को। क्या हुआ था? 3 शब्द थे जिनको प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द थे जिनको 42वां संशोधन 1976 के हिसाब से प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। अगला प्रश्न है कि अब जो डॉट डॉट लिखा हुआ है उसकी जगह पे हु रख दो, है ना, या फिर ऐसे समझो कि वॉज फाउंडेड इन 2014 में बाय ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड टू मोबाइल्स डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देयर सिटीजन्स। तो किस चीज की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी स्थापना करी गई थी 2014 में? ऑप्शंस हैं डेमोक्रेसी समिट, डिजिटल ग्लोबल पार्टनरशिप, डेमोक्रेसी 10 या फिर डिजिटल नेशंस। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिजिटल नेशंस। डिजिटल नेशंस में अभी वर्तमान में कितने देश हैं? सही उत्तर है 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड, यानी कि एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा? लूप, फ्लो चार्ट, एरे या फिर ब्लॉक डायग्राम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the Union Agriculture Minister to introduce the Farmers Produce Trade to Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020? यानी कि कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस हिसाब से ये रिलेवेंट था उस समय पे। तो अगर उस समय की बात करोगे तो नरेंद्र सिंह तोमर थे, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए डाला कि क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में कृषि मिनिस्टर कौन है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? तो सही उत्तर है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉज नाइट ब्लाइंडनेस दैट लीड्स टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग्स? तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो कि मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? ऑप्शंस विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो जाहिर सी बात है रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। अच्छा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, हड्डियों का रोग होता है। विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया किस में जाता है? तो सूरज की रोशनी में, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है भाई? जो इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, मतलब इंसान कदम कहीं और रखेगा, पड़ेगा कहीं और, गिर जाएगा, उसका माइंड जो है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा शरीर से। तो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी में क्या होता है? स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है विच क्रॉप ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर इज लूजिंग इट्स मार्केट टू नायलॉन? तो कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, इसको नायलॉन द्वारा प्रस्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शंस हैं नेचुरल सिल्क या जिसको प्राकृतिक रेशम कहते हैं, ब्लैक कॉटन यानी काली कपास, जूट या फिर कैस्टर या जिसको अरंडी कहते हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो हेयर ऑयल वगैरह आते हैं, जो दाढ़ी बढ़ाने के हेयर ऑयल होते हैं या फिर मूछें बढ़ाने के हेयर ऑयल होते हैं, कई सारे ब्रांड्स के आते हैं ना, बियर्डो और कई सारे हैं ब्रांड्स।
द मैन कंपनी। तो इनमें ये जो बाल बढ़ाने वाले या नए बाल उगाने वाले जो होते हैं ना, उसमें कैस्टर ही होता है, कैस्टर ऑयल। और ये गांव में ज़्यादातर मिल जाता है। गांव में अगर आप देखोगे तो इसके पेड़ मिल जाएंगे, लेकिन अब चूंकि शहर में ज़्यादा डिमांड है तो शहर में तो इसके पेड़ मिलेंगे नहीं। तो उसी उसी को प्रेस करके उसका ऑयल निकाल करके खूब महंगे दामों में शहर वाले बेचते हैं। तो ये डिफरेंस है गांव में और शहर में। जो चीज़ गांव में ऐसे ही मिल जाती है, शहर में उसके दाम हाई फाई रहते हैं। एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल ले लो। जामुन का सीजन आता है, गांव में कोई पूछता नहीं, इतनी जामुन हो जाती है, लोग खाते हैं, फिर मन भर जाता है, खाना छोड़ देता है। लेकिन शहरों में वही जब ठेले पे बिकता है, महंगा महंगा बिकता है, तो लोग क्या करें, मजबूर भी हैं। शहर में पेड़ बचे नहीं हैं, तो खाएंगे कहाँ से, खरीद करके ही खाएंगे। जो कहीं गांव से लेकर के आएगा वो शहर में बेचेगा। तो इसको बताने का मेरा ये मोटिव था कि भाई, सेव योर एनवायरनमेंट, पेड़ लगाओ, अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखो। हम सुरक्षित नहीं रखेंगे अपनी प्रकृति को तो हम प्रकृति हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है। तो भैया, किसकी वजह से गोल्डन फाइबर की कीमत, यानी कि लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं? नायलॉन की वजह से। तो वो है कौन सी चीज? ऑप्शन इज सी, जूट। जूट को ही गोल्डन फाइबर बोलते हैं। और नायलॉन, पहले जूट की रस्सी बनती थी, जूट के तिरपाल बनते थे, है ना। मिलिट्री गाड़ियां जो होती हैं आज भी जूट के ही बनते हैं, जो बड़ी से तिरपाल होते हैं जिससे ढकी हुई होती है, बहुत मजबूत भी होता है। लेकिन जब से नायलॉन आ गया मार्केट में, तो नायलॉन की मजबूती वो अलग से, वो आसानी से बनाया जाता था। जूट की खेती में मेहनत होती है, और नायलॉन को फैक्ट्री में ही बना लिया जाता है। जूट की खेती के लिए प्रॉपर उसकी खेती करनी पड़ती है, फिर उसके पौधे उगाने पड़ते हैं, फिर उसकी छाल खींचनी पड़ती है, फिर उस छाल को प्रॉपर, उसका बहुत लंबा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। फिलहाल जूट की बात चल रही है, तो भारत में जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है जूट का प्रोडक्शन? तो पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरे नंबर पे कौन है? बिहार। फर्स्ट पे है वेस्ट बंगाल, और दूसरे पे है बिहार। ध्यान रखना, ये मैं आपको करंट लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ। In which of the following years the 10 fundamental duties was added to the India Constitution? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था इनको? ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 1956, 1976, 1966 या फिर 1986। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A। तो एक संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976, उसी में, उसके दौरान ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार। यानी कि देखो, मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो संविधान में 42वां संशोधन 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था, और ये आर्टिकल 51A बना। एक और है, जब इसको ऐड किया गया था तब इसमें 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। तो भाई, 11वां कब ऐड किया गया? तो एक संविधान संशोधन आया था 86, 2002 में आया था, उसके तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। और वो क्या है कि सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन दिलाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है, द इंडस्ट्रियल डिजास्टर फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री हैपेंड इन। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा कहाँ पे हुई थी? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, भोपाल, पटना या फिर नागपुर। तो सही उत्तर है भोपाल। जो भोपाल की गैस ट्रेजेडी हुई थी 4 दिसंबर 1984 को, ठीक, उसी ट्रेजेडी के बारे में ये क्वेश्चन है। और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये घटना हुई थी। क्या हुआ था? एक जहरीली गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग मरे थे। अब देखो, जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिथाइल आइसोसाइनेट एंड मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, कई बार पूछ सकता है, CH3NCO, ये फॉर्मूला है मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था। ऑप्शंस है 91st अमेंडमेंट, 99वें अमेंडमेंट, 85वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 91st अमेंडमेंट। तो जो 91वां संशोधन आया था 2003 में हुआ था और इसी के तहत ये प्रोविजन लाया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। PIL इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है ये प्रश्न है। तो ऑप्शंस कुछ इस हिसाब से हैं, जैसे इसमें बताया गया है PIL, देखो PIL को बोलते क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किस पर आधारित होता है, राइट ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, यानी कि अधिकार न्याय शास्त्र पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध पे, सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक इंजीनियरिंग पे। तो ये किस पे होता है PIL? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सोशल इंजीनियरिंग। जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से इसको लाया गया था। इसके पाइनियर्स कौन कौन थे, तो जस्टिस VR कृष्णन अय्यर और जस्टिस PN भगवती। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो नोट कर लेना, कौन लेकर के आया था इसको PIL को, तो जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती। ठीक, चलो अगला प्रश्न है व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है 1 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो सही उत्तर है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन बी 5 साल का कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत का। देखो जो पंचायती राज सिस्टम है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसी के तहत पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और ये किसकी रिकमेंडेशन की वजह से हुआ था, तो LM सिंघवी कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन से ये प्रोविजन तय किया गया था, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो अगेन ये 2020 का क्वेश्चन है, तो हमारे लिए 2020 का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है 2025 का डेटा। तो यही सेम इंफॉर्मेशन अब 2025 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में क्या रैंक रही, तो भैया नंबर 1 पे रहा आइसलैंड, और दूसरे पे कोई भी रहा हो फर्क नहीं पड़ता, नंबर 1 पे था आइसलैंड। सबसे लास्ट में कौन था, पाकिस्तान। ठीक है, ये जो गैप रिपोर्ट आई है, जेंडर गैप रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको कहते हैं, इसमें नंबर 1 पोजीशन पे रहा आइसलैंड और सबसे आखिरी में रहा पाकिस्तान। भारत की क्या रैंक रही, 131। अब अगले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, जैसे इसको रिलीज कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF इसको रिलीज करता है। WEF की स्थापना हुई थी 1971 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी दैट इज मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि नैनादिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आदमी का कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है इंडिया साइंड द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, या जिसको सिडॉ भी कहते हैं, किस साल में भारत ने इसको साइन किया था। यानी भारत ने वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब किए थे, ऑप्शन है 1992, 1980, 1979 या फिर 1986। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1980 को। अगला प्रश्न है डोनेशन ऑफर्ड बाय अ पर्सन इज डिडक्टेबल अंडर ऑफ द इनकम टैक्स 1961, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की कौन सी धारा के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो दान होगा वो आयकर अधिनियम 1961 के किस सेक्शन के अंतर्गत तहत इसको कटौती की योग्य माना जाएगा।
तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 80E, 80D, 80C या फिर 80G? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 80G के तहत ये माना गया। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुंभ मेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? अभी हाल ही में हुआ था महाकुंभ, कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। तो देखो ऑप्शन है मथुरा, हरिद्वार, त्रिशूर या फिर कुंभकोणम। तो देखो 4 जगह हैं जहाँ पे कुंभ लगता है। प्रयागराज जो तीनों नदियों के संगम पे है, त्रिवेणी पे, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे प्रयागराज स्थित है और वहां पे कुंभ मनाया जाता है। फिर हरिद्वार, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हरिद्वार इज द राइट आंसर। हरिद्वार में मनाया जाता है गंगा नदी के किनारे। उज्जैन में मनाया जाता है क्षिप्रा नदी के किनारे। और चौथा नासिक में मनाया जाता है गोदावरी नदी के किनारे। तो ये 4 प्लेसेस हैं। कौन कौन से? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स? यानी कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 56? तो भैया देखो, जो रिट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द सर्वोदय प्लान इन 1950? 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा यानी ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शंस हैं JRD टाटा, JP नारायण, KC न्योगी या फिर MN रॉय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, JP नारायण या फिर जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर? हिंदी में ये प्रश्न होगा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में पेश किया गया था? ऑप्शंस हैं 2000, 2010, 2015 या फिर 2014। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2015। देखो एक एक्ट था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, ठीक है, इसी में संशोधन किया गया था, तब ये बिल लेकर के आया गया था और ये कब आया? 2015 में। ओके, आगे, फॉर अ मटीरियल टू कॉज साइबर पोर्नोग्राफी, नेचर ऑफ द मटीरियल शैल, यानी कि साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति होगी। यानी कि कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा मटेरियल, उसको एक पोर्नोग्राफी का मटेरियल कब माना जाएगा? ये क्वेश्चन है कि द मटेरियल सो पब्लिश्ड और ट्रांसमिटेड इज लशीवियस, यानी कि जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है। द मटेरियल अपील्स टू बी प्रूरियंट इंटरेस्ट, यानी कि सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। और तीसरा है द इफेक्ट ऑफ द मटेरियल हैज अ रिमोट चांस ऑफ डिप्रेविंग एंड करप्टिंग एनी पर्सन, यानी कि सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना है। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा कारण है, ऐसा मटेरियल कौन सा है कि जिसको ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि भैया ये पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है और ये नहीं होना चाहिए? तो भैया राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केवल A एंड B। ठीक है, यही दो, जो भी मटेरियल होगा अगर वो इस कैटेगरी में आता है, यानी कि अगर उसको प्रकाशित या प्रसारित करने पर वो कामुक है या फिर वो एक कामुक अभिलाषा के लिए अपील करता है, ये मूल विधि का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आएगा। ठीक, ओके, सी वाला नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, JB कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको ऑल इंडिया सर्विसेज का फादर कहा जाता है। बट फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन था? तो ध्यान रखना, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया था कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एज इट्स स्लोगन? यानी कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल,
सिख लाइट इन्फेंट्री, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, इन्हीं का स्लोगन है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी डिफाइंस द ऑफेंस सेडिशन, यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी को निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है। अब देखो आईपीसी तो खत्म हो चुका है, तो भैया अब क्या करें। अब जब आईपीसी रहा ही नहीं तो आया क्या, उसके स्थान पर आया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो हमारे लिए आईपीसी का कौन सा सेक्शन सेडिशन के लिए है ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। हमारे लिए अब यही क्वेश्चन बदल जाएगा और ये हो जाएगा बीएनएस की कौन सी सेक्शन राजद्रोह को परिभाषित करती है। तो सही उत्तर है बीएनएस की धारा 152 में सेडिशन यानी कि राजद्रोह को रखा गया है। तो ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज implicit in the implicit in the broad sweep and content of Article 21 of the Constitution of India in the case of, यानी कि इसके मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता यानी कि ब्रॉड स्वीप और सामग्री में निहित माना गया था। बेसिकली ऐसा याद रख लो किस केस में ये चीज रखी गई थी। राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो रखा गया वो किस केस के थ्रू रखा गया था। तो सिंपल सी इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए, हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के थ्रू ये राइट रखा गया 21 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है द राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट इज डेल्ट अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1998, यानी कि मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा के तहत आता है। यानी कि मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया और परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया या परमानेंट डिसेबलमेंट के जगह पे डेथ हो गई, तो जो राइट टू कंपनसेशन है, कंपनसेशन को क्लेम करने का जो राइट है वो किस सेक्शन में कहा गया है। तो सही उत्तर है सेक्शन 141 धारा 141 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 141 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला प्रश्न ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शंस है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो भैया 2025 का डेटा याद रख लो, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जो रिलीज हुआ उसको भी जाहिर सी बात है आईईपी ने रिलीज किया। सबसे पहली पोजीशन पे नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा देश है, किसमें सबसे ज्यादा आतंकवाद होता है, तो वो है बुर्किना फासो। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया की क्या रैंक है, भारत की रैंक है 14th। ओके, टोटल कितने कंट्रीज में, 163 नेशंस में। अगला प्रश्न अंडर द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 the authorized official to verify the occurrence of an accident arising out of handling of hazardous substance is, यानी कि सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी है। इसको ऐसे समझो कि जिले में कोई ऐसी घटना होती है कि कोई एक जानलेवा पदार्थ था, ठीक है, खतरनाक पदार्थ था, उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुई और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो अब ये जो पूरा मामला हुआ इसको वेरीफाई करने का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, पुलिस के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, जज के पास या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which among the following is the smallest Lok Sabha constituency in terms of number of electors in the country?
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? ऑप्शन है लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन एंड दीव, चांदनी चौक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है? तो तेलंगाना में मल्काजगिरी है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कि आपके मूल विधि और संविधान और जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस थे जो आपके यूपीएसआई में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किए होंगे अपने स्टडीज़ में। तो डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है उसका यूज़र नेम ये रहा। आपकी इच्छा है, अगर आपको मटेरियल चाहिए टाइमली, क्विज टाइमली चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।